बिल्कुल, ये इंसान के तौर पे देश के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा जाना जाते हैं। और हमारे पैनल में जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने इसको अनुभव भी किया है, चाहे अमिताभ कांत हो, चाहे संजीव कपूर हो, निरंजन हीरानंदानी साहब हो। सबसे इस पर मैं सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं अमिताभ कांत साहब के पास जाऊँगा। कांत साहब, आप DPIT सेक्रेटरी थे, नीति आयोग के CEO थे। उस दौरान आपने स्टार्टअप इंडिया की खास मुहिम लाई, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए आपने कोशिश की। तो इस दौरान रतन टाटा से कभी आपके संपर्क हुए क्या? उनको मुझे लगता है कि वो शायद एंटरप्रेन्योरशिप को समय से पहले भांप गए थे कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है। नहीं, देखिए, उनकी कई खासियत थी। एक तो जब मैं नीति आयोग में आया तब मुझे लगा कि देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की इंडस्ट्रीज को ग्लोबलाइज किया। पहले उन्होंने ताज होटल ग्रुप को वो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन कई जगह ले गए। टाटा टी ने टेटलेस ब्रांड खरीदी और उस समय हमारी जो चाय और कॉफी थी वो रिटेल मार्केट में नहीं मिलती थी वहां विदेशों में। और वो टाटा टेटले के एक्विजिशन के बाद हमारी चाय जो है वो वैल्यू एडेड होकर बिकने लगी सारी ग्लोबल ब्रांड्स की तरह। और तीसरी चीज जो उन्होंने की वो कि कोरस कंपनी स्टील में खरीदी, और चौथी की जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। तो ग्लोबलाइज किया। और अब आज देखिएगा तो जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बाहर जा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर जा के वो इंटरनेशनल कंपनीज को खरीद रहे हैं। और ये शुरुआत उन्होंने की थी। दूसरी चीज, जब मैं CEO नीति आयोग बना तो मैंने देखा कि वो उनके साथ कई राउंड चर्चा हुई न्यूट्रिशन पर, और उनसे ड्रिंकिंग वाटर पे, सैनिटेशन पे, और फिर स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट पर कई बार मैंने तो कम से कम 15-20 बार उनके साथ चर्चा की। और उनका एक पैशन था न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक न्यूट्रिशन में सुधार नहीं आएगा तब तक एजुकेशन और हेल्थ में सुधार नहीं आएगा। और इसी तरह वो ड्रिंकिंग वाटर में विश्वास रखते थे। और जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो टाटा ट्रस्ट ने हमें पार्टनर किया और सारे डिस्ट्रिक्ट में अपने 2-2 व्यक्तियों को, यंग बच्चों को लगाया। तो मेरा तो बहुत साथ रहा है उनके साथ, और टाटा सन्स के साथ, और टाटा ट्रस्ट के साथ। और लगातार उन्होंने दिखाया कि उनकी जो छवि थी वो ना केवल एक बिजनेसमैन की छवि है, बट एक ऐसे विजनरी की छवि है, एक ऐसे स्टेट्समैन की छवि है जो भारत को आगे ले जाना चाहता है और जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहता है। बिल्कुल, यही सवाल लेके आगे जाऊंगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास। नंदानी साहब, जैसा कि अमिताभ कांत जी ने कहा कि वो एक यंग इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते थे, तो कभी आपकी बातचीत उनकी इस मुद्दे पर हुई क्या? क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए खास स्टार्टअप चलाया, वहाँ पैसा डाला, बाद में आपने भी वहाँ पर निवेश किया। तो मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे आप लोग थे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप, बढ़ावा, ग्रोथ, इनोवेशन, ये सब में तो माहिर थे। जो टाटा ग्रुप की है उसको एक रतन लेके आया, जो ऑलरेडी 150 साल की ग्रोथ कंपनी है, उसके ऊपर भी ऐसे मोहर लग गए हैं कि उसको भी बढ़ावा दिया, जो बहुत हरीश साल्वे साहब ने बताया, अमिताभ कांत ने बताया, और ये सब भी किए। पर मैं एक दाखला आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो 4 महीने पहले हुई। मुझे एक निमंत्रण रतन टाटा साहब ने दिए कि मैं टाटा पार्किंसन फाउंडेशन शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसके उम्र साथ एक ट्रस्टी होके शरीक हो जाए और आपके हॉस्पिटल को भी इसमें जुड़ दें। मैं बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी जो 10 साल पहले गुजर गए थे, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि पार्किंसन के ऊपर मेरा काफी ध्यान है, और उनको भी पार्किंसन हुआ था। तो वो इस उम्र में भी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उनका ध्यान यह हुआ कि हम ये कैसे शुरुआत करें। धंधा एक बार, जो कोरस है वो अलग, ऑटोमोबाइल कंपनी अलग, TCS अलग, टाटा स्टील अलग, लेकिन उनका ये छोटी बात पर हम और कैसे नए काम, सोशल काम,
मेडिकल काम हम देश के लिए करें, लोगों के लिए करें कि मुझे फायदा नहीं हो, लेकिन आगे लोगों को पार्किंसन में जिसको भी हो जाए उनको कर दें। और 1 अगस्त को हमने वो टाटा फाउंडेशन पार्किंसन ट्रस्ट फॉर्म किया है, ट्रस्ट हुआ है, और रतन टाटा साहब उसके चेयरमैन बने। तो आप सोच विचार करिए, तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं रहते, फिर भी ये सब के साथ साथ में ये नए काम करना चाहते हैं। हम बोलते हैं इनोवेशन करें और स्टार्टअप करें और ये करें, इससे भी आगे ये सोचते हैं कि हम नए चैरिटी कैसे करें, नए कैसे हम सोचताछ करें। तो इसलिए ये एक अलग ही आदमी रहे हैं और हमारे बहुत करीब रहे हैं, इसलिए मैं भूल नहीं सकता, हमारा मेंटर रहे। जैसे एथिकल बात हरीश साल्वे ने बताया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, खंबाता साहब ने कहा, ये सब जो हम कहते हैं ना, वो सब थोड़ी बात है, क्योंकि इनकी जो बात है ना, ये जो हम आपको बता रहे हैं, वो आइसबर्ग जैसे है। 5% ऊपर है, 95% उनका जो खूबियत थे वो कभी दिखाया भी नहीं किसी को। ये तो हम शरीक थे, इसलिए हमें एक बातचीत पता पड़ गया और हमको पहचान गए कि ये मनुष्य कैसे है। तो ये एक अलग ही इंसान रहे। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही खास बात बताई कि ये बहुत कुछ करते थे, बहुत लोगों को एक तरह से मदद करते थे, अलग अलग ट्रस्ट के जरिए मदद करते थे, लेकिन कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते थे। चूँकि आप करीब से जुड़े रहे, इस वजह से सारी बातें आपको पता है। मतलब ऐसा नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं उसका ढोल पीटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। शायद यही वजह है कि रतन टाटा एक उद्योगपति के तौर पर ही नहीं, एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं। साल्वे साहब, मैं यही सवाल लेके आपके पास आना चाहूंगा कि आपसे अगर मैं पूछूं, चूंकि आप कई मौके पर उनसे मुलाकात किए हुए हैं, कि अगर आज के एंटरप्रेन्योर को कुछ सीखना हो रतन टाटा से, चूंकि अब हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या सीखना चाहिए? मेरे को दूसरे चैनल पे पूछा किसी ने कि आप उनकी क्या क्वालिटीज आप मिस करेंगे। मैंने एक ही चीज कही और मैं वही आपको कहूंगा कि उनकी ह्यूमिलिटी का 10% और उनकी दृढ़ता प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे अड़ के चलने की, जो स्टील रिजॉल्व कहते हैं, ही वाज अ मैन ऑफ स्टील। 5% भी मुझ में आ जाए तो मैं 200 टाइम्स बेटर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा मैंने आदमी कभी नहीं देखा जो इतना फोकस्ड पर इतना हम्बल, इतना सेंटर स्टेज में ले आए इंडिया को, तो खुद हमेशा शैडोज में रहे। ऐसे लोग नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनके पूरी ज़िंदगी का अगर 10% भी हिस्सा अपने ज़िंदगी में उतार लें तो ये कई गुना ज़िंदगी बढ़ जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। संजीव कपूर साहब, आपने सुना अलग अलग मेहमानों का, उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए, और आप पिछले सवाल के जवाब में कह भी रहे थे कि आपके टाटा समूह के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई सारी साझेदारी भी रही है और कई सारे सोशल कॉज के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर रहे, उनके नमक के लिए, उनके मसाले के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो ये जब आप जुड़ते थे टाटा ब्रांड के साथ, तो आपके मन में क्या होता था? क्या एक प्रोफेशनल जुड़ाव था, या फिर लगता था कि नहीं, आम लोगों के बीच जो जुड़ाव है टाटा समूह के साथ, उसी जुड़ाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मेरी जो पहली एड थी टाटा नमक की थी, और जब ये मिली तो मुझे तब ऐसा लगा कि टाटा को तो नाम ही ट्रस्ट है, तो अगर मुझसे ये काम करवाया जा रहा है तो मेरी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रस्ट मुझ पे पास किया गया है। तो वो पहले दिन से मुझे जो समझ आना शुरू हुआ, तो मुझे जब भी कभी मौका मिला टाटा ग्रुप के साथ जुड़ने का, और अभी तक मैं जुड़ा हूँ काफी सालों से, बहुत सारे ब्रांड्स, और ना सिर्फ ब्रांड्स, लेकिन हमने कोविड के दौरान बहुत क्लोजली काम किया इंडियन होटल्स के साथ में, मेडिकल फर्टिलिटी को खाना देने का। होटल्स चल नहीं रहे थे, होटल्स के पास पैसे नहीं थे खाना देने के लिए, हमारे पास हर रोज हजारों लोगों को हम खाना दे रहे थे। तो उस समय रतन टाटा जी ने एकदम
बड़े सहजता के साथ, आसानी के साथ हाँ की। टाटा ट्रस्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और अभी हाल ही में मैं एक स्तन कैंसर के लिए एक फिल्म के लिए मुझे टाटा ट्रस्ट ने कहा और मुझसे पूछा कि क्या आप, हम चाहते हैं कि आप ये करेंगे। मैंने कहा आप मुझसे पूछे ना, मुझे आदेश दें। क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब भी टाटा ग्रुप के साथ में, मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए एक पिता समान रहे हैं, तो वहां पे पूछने की बात नहीं होती, वहां पे आदेश की है। और चाहे पिता रहें ना रहें, लेकिन मैं आदेश का पालन हमेशा करूंगा, ये इस प्लेटफॉर्म से भी कह रहा हूं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसे शख्सियत होते हैं जिनके साथ एक बिजनेस का जुड़ाव नहीं होता।